जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में। जो हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री में भी सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसे बोला जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हिस्ट्री का सेकेंड हार्ट बोला जाता है हमारा, जो होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आधा हिस्ट्री इसी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि इसे किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। और एक्सप्लेनेशन पढ़ने से होगा ये कि जो क्वेश्चन जो है आप सुन के भी कुछ याद हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से मिल जाएंगे। तो आपको से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा या कान में हेडफोन लगा के आराम से सुनिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग हमारे अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जो है आपके पास पहुंच गया। तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये घटना चक्र जो है ना एक रामबाण का काम करेगा। क्योंकि रामबाण का काम इसलिए करेगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है घटना चक्र से कॉपी करके दिया जाता है। तो आप लोग जो दरोगा का रियली में तैयारी करना चाहते हैं और अपना पूरी अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं घटना चक्र से, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंप्लीट घटना चक्र का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला गवर्नर जनरल और वाइसराय का पहला क्वेश्चन हमारा है कि, चलिए पहले क्वेश्चन पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बिल्कुल गलत है ये। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, जबकि विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए थोड़ा सा हम आपको ले जाते हैं इसकी डिस्कशन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ले जाते हैं। वहाँ से आपको क्या क्या एक्स्ट्रा इनपुट देखने को मिलेगा वो आपके सामने है। चलिए अब देखते हैं, कोशिश करते हैं बताने का आपको कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे हमारा, देखो यहाँ पे बढ़िया से पढ़िएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। कब हुआ था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछ लिया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर खाली पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगर बोलेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ लिया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस पद पर 1758 से लेकर 60 तक रहे थे और 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक इस कार्य पर अपने कार्यकाल में रहे थे। तो ये आप क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। पहला गवर्नर कौन थे, पहला गवर्नर जनरल कौन थे, अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर से क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे किसको दीजिएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कोई है, रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग दिया हुआ है, लॉर्ड मेयो दिया हुआ है और लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर था, और वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, लॉर्ड मियो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर इसमें से कौन थे? क्योंकि हमारा पता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
तो यहाँ पर ऑप्शन ई है, इसमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव को पुनः भारत में आगमन हुआ, इलाहाबाद की संधि कब हुई, बक्सर का युद्ध कब हुआ, और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बना गया। देखिए, इसको बात करेंगे हम सबसे पहले। तो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन कब हुआ था? ये हमारा 1765 से 1767 में आए थे। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई है 1765 में हुई है। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध जो हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, 1764 को हुआ। और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर कब बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो हमारा बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल 1772 में बनाया गया था। कब बनाया था? क्या 1772 में बनाया गया था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1772 में। ठीक है। यहाँ पे एक त्रुटि कर लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कर रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। तो 1772 में इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि सही कौन नहीं है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ये हमारा सही है। ठीक है। कि जन प्रशासन की नींव जो है ना वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना उसका जो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संगठित किया था। ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश साम्राज्य का एक बड़ा शासक नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़ा। ये सही है कि लॉर्ड डलहौजी जो था बहुत व्यापकता का सिद्धांत से जोड़ा, हमें बहुत सारे जो इंडियन का राज्य थे राजाओं से छीना और वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इनमें से सी नंबर जो है वो गलत है। अब चलते हैं थोड़ा सा आप लोग को डिस्कशन पढ़ते हैं कि डिस्कशन में ऐसा क्या दिया हुआ। चलिए, तो क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे, यानी क्लाइव के द्वारा सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया था। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा गवर्नर था जो उपहार लेना और निजी व्यापार बंद कर दिया था, ठीक है, तो हमारा ये लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिला जो बंगाल तथा बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखा। जन प्रशासन की नींव किसने रखा? तो वारेन हेस्टिंग रखा। लेकिन उसका ऊपरी संरचना की बात करें तो वो कॉर्नवालिस द्वारा तैयार किया गया था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है ना। कॉर्नवालिस का क्या काम किया? सबसे पहले जो है ना न्यायिक सुधार किया, वो फौजदारी कानून को भी सुधार किया, पुलिस सुधार किया, जो कर था टैक्स संबंधी जितने भी सुधार थे वो किए थे, व्यापारिक सुधार किए। जन प्रशासन की नींव पड़ने पर विलियम बेंटिक 1800 ये मतलब कॉर्नवालिस का हो गया। अब विलियम बेंटिक जो था ना 1828 से लेकर 35 तक शासन किया था। 7 वर्षों पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन नीति के तिलांजलि दे दी। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। यानी अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो उसका सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों में काफ़ी योगदान रहा। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब है? 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। उसने व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकता का सिद्धांत अंतर्गत 1868 ईस्वी में सबसे पहले सतारा को लिया। ठीक है। उसके बाद 1849 में जैतपुर को उठाया, फिर संभलपुर को। यानी सबसे पहले जो है
व्यापक के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से सबसे पहला राज्य किसने हड़पा था वो, तो सतारा को किया था 1848 में। फिर 1849 में जयपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, और 1854 में झांसी को, 1854 में फिर नागपुर को विलय कर लिया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने किया था। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1856 का जो डलहौजी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था, अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था, सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा पूछा जाता है। तो ये हमारा 1856 में कुशासन का बहाने जो है वो अपने राज्य में उसको मिलाया था। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जो है लॉर्ड क्लाइव, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर को माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की युद्ध लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य में नींव पड़ा था। यानी 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध से ही बंगाल में जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी, और इसलिए हमको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में, तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था ना बनारस का विद्रोह जो हुआ था वो हमारा राजा चेत सिंह के द्वारा किया था। किसके द्वारा, राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। बनारस विद्रोह का राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। यानी राजा चेत सिंह के डर से जो है उस समय वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो छुप कर चले गए थे कि हाँ चुनार के किले में शरण लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह किसने किया था, तो हमारा राजा चेत सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। किसने थे, मतलब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। सॉरी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था वो पूछ रहा है। तो हमारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो हुआ था 15 जनवरी 1784 को हुआ था। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और उस समय बंगाल गवर्नर जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, क्योंकि उसका कार्यकाल था 1774 से 1785 था। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हो रही थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है। ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स से है। किससे है, वॉरेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से है। अब ये क्या है सुरक्षा प्रकोष्ठ, अब बात करते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसको हम घेरे की नीति से जाने जाते हैं। यानी छोटा सुरक्षा प्रकोष्ठ को हम लोग घेरे की नीति से भी जानते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग तथा विलेजली संबंधित था। यानी वॉरेन हेस्टिंग भी इसमें शामिल थे और विलेजली भी शामिल थे। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय मुख्यतः अफगान तथा मराठाओं से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध के नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। विलेजली ने अपने आने से कंपनी भी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध परिवर्तन आया। विलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और
सैनिक रक्षा में घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। मतलब ये हुआ था कि सिंपल देखा जाए कि इसका सुरक्षा प्रकोष्ठ था क्या। सुरक्षा प्रकोष्ठ ये था कि अपना जैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो है ना, वो जैसे हमारा राजा जो थे, तो राजा को वो क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। उसका कहना ये था कि अगर राजा को सुरक्षित करना है, अगर अपना सीमा यानी अपना जितना मेरा साम्राज्य, अगर अपना साम्राज्य को बचाना है तो सबसे पहले राजा को साम्राज्य को बचाओ। और उस साम्राज्य को बचाने के चक्कर में जो है वो पूरा तनख्वाह जो देते, जितना सिपाही देते, जितना सैनिक देते थे राजा को, वो सारा सैनिक जो था उसका खर्चा पूरा राजा से लेता था। इसमें दो फायदा हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा साम्राज्य बच गया और राजा का भी साम्राज्य बच गया। इसका कहने का मतलब बस यही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति हमारा यही, इसको घेरी की नीति बोलते हैं। इससे किससे कौन संबंध है, तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ कौन है, रिंग ऑफ फायर से कौन संबंधित है, तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग्स फेंस नीति किस संबंध है, तो हमारा अभी पहले तो हम लोग लॉर्ड क्लाइव से, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग से। तो रिंग फेंस यानी सुरक्षा की नीति जो है किससे संबंधित है, तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डबल गवर्नमेंट का समाप्त किया था, तो हमारा ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था, जबकि द्वैध शासन को लगाया किसने था, तो ये हमारा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान की आज्ञा दी गई। स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध के अपने हाथ में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग के दोनों उप दीवानों को मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, हटा दिया। और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने किया, 1765 में किया था, यानी क्लाइव ने किया था और बंगाल में, और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है उसको हटा दिया गया था। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो हमारा किसके द्वारा गया, तो वॉरेन बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू थी, हमारा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था और इसको किसने हटाया था, तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको हटा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस गवर्नर जनरल ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था, महाभियोग किस पर चलाया गया था, तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, जो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग का अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, साम्राज्य के हित किया, ना कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वान के मत भिन्न हैं, किंतु B.S. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर साहस संकट आ पड़ता था, जिस पर इतनी कठिन उलझन आ पड़ी कि कभी कभी मानवीय समझ से भूल चूक हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ये बताइए कि किस पर महाभियोग, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से रिपीट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सांसद में महाभियोग का मुकदमा चला था, तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हमारा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। दीवानी और फौजदारी, इस पर एक्सप्लेनेशन पढ़िए। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने से एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था को नींव अंग्रेजों ने रखी थी, इस व्यवस्था में वॉरेन हेस्टिंग आरंभ किया था, यानी न्यायिक व्यवस्था को आरंभ किसने किया था, हमारे वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। लेकिन इसको सुदृढ़ और बढ़िया संचालन या संरचना कौन किया था, तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता आया था,
ठीक है। इसमें शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कर्नवालिस संहिता जो था किस पर आधारित था, तो वो शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को अलग अलग बांटने का सिद्धांत पर आधारित थी। तो न्याय प्रशासन और कर, जितने भी कर शासन थे और न्याय प्रशासन थे, दोनों को अलग कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रशाविद्याबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम जाना लगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन थे, ये हमारा कॉर्नवालिस थे। ठीक है, यानी पूछेगा सिविल सेवा के नाम से जो एक संस्था चलाई गई थी वो किसके द्वारा थी, तो वो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भारत की प्रशाविद्याबद्ध सिविल सेवा, इसको हम लोग लोक सेवा का सृजन जो है कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन के पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के मध्य से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। यानी भारतीय सिविल सेवा का अगर देखा जाए तो गठन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो पहले किसका क्या नाम से था, तो प्रशाविद्याबद्ध सिविल सेवा नाम से था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, यानी भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, किसके कार्यकाल में किया गया था, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉर्नवालिस के कार्यकाल में किया गया था। किसके कार्यकाल में, तो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था, तो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के किस प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, यह इसको हम दरोगा कहते थे। किसको कहते थे, दरोगा कहते थे। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना, यानी अगर पूछ लिया अगर थाना का सबसे पहले किसने स्थापित किया, तो ये भी हमारा हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी पुलिस सुधार भी करवाए थे। यानी हर 20 से 30 वर्ग मील यानी किलोमीटर पे मान लिया जाए तो एक थाना का इंतजाम करवाया था। ठीक है, जिसे दरोगा नाम दिया गया था। उसका इंचार्ज कौन था, पुलिस अधिकारी, इसका नाम था दरोगा। दरोगा की नियुक्ति किसने किया था, तो हमारा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। नियुक्त क्या, पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को, जो किसान जो थे वो दरोगा को कंपनी बहादुर के शान शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधि मानते, कौन मानते थे, कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। किसको, दरोगा को। ठीक है, ये दरोगा का भी इंतजाम कौन किया, तो हमारा कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड मतलब दफनाया हुआ कहाँ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ दफनाया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गाजीपुर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, तो गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ है, तो गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक, उसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 1793 तक रह किया और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इस भारत में इस्तमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त का स्थापना किसने किया था, ये हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के लिए प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी। मृत्यु कब हुई, 5 अक्टूबर 1805 को में, यानी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या, यहीं पर इसका कब्र है। यानी देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, सबसे पहले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा अस्थाई बंदोबस्त पूरी जगह किसने तैयारी किया, किसने लगाया, किसने इंतजाम किया है, तो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक के रूप में किसने आता है, तो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो गाजीपुर में। कब हुई, तो 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुई। किसकी हुई है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। कार्यकाल कब से कब था, 1786 1793 ईस्वी तक था। और 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? कौन सा कथन लागू नहीं होता? ये हमारा हो जाएगा कंपनी के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ये गलत है। बाकी भारतीय राष्ट्रों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना ये सही है। ठीक है, ये हमारा गलत है, बाकी ये सही है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये भी सही है। ठीक है, भारत को नेपोलियन खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो हमारा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यानी सहायक संधि को पहला स्वीकार करने वाला मराठा कौन था? तो पेशवा बाजीराव शिंदे था। किसका? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था सहायक संधि। ठीक है, अब चलते इसका डिस्कशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था, जो उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। बसीन की संधि यहाँ पे कब हुई है? तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई। बसीन की संधि 1802 में हो गई। संधि के दौरान पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली, संरक्षकता सुधार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ गई प्रथम सहायक संधि थी। यानी सहायक संधि प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन थे? तो हमारा ये थे बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय का हुआ था। किस में हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि कब हुई? 1802 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला कौन था? तो अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने का पहला शासक कौन था? तो ये अवध का नवाब था। और अगर पहले पूछ लिया जाए कि मराठा में कौन था, तो हमारा बाजीराव द्वितीय था। वेलेस्ली की सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। असंभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना को किराए पर भारतीय राजाओं को दी गई थी। क्लाइव के भारतीय राजाओं को दी गई थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि जो हुआ था 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। सबसे पहली सहायक संधि जो भी थी 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया था और अवध में ने अंग्रेजों को रेजिडेंट लखनऊ में रखना स्वीकार कर दिया। नोट है, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उसको हैदराबाद होगा। ठीक है, अगर वेलेस्ली के बारे में पूछा जाए कि वेलेस्ली का सहायक संधि प्राप्त करने वाला पहला जगह कौन था, तो हैदराबाद हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाया था, तो ये हमारा 1765 में जो है वो अवध के नवाब द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्त, आज के लिए ये इतना ही रखते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय